दोस्तों, हमने इस बुक समरी को एक सिंपल वे और इसके की कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इस बुक्स के ऑथर डेल कार्नेगी हैं। यह बुक 1936 में पब्लिश हुई थी और यह अब तक की बेस्ट सेलिंग रही है। इस बुक समरी से आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी थिंकिंग से लोगों का दिल जीत सकते हैं और कैसे लोगों को इजीली फ्रेंड बना सकते हैं, कैसे आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं और अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कैसे नेगेटिव सिचुएशन में आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बोरिंग चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अक्सर मुंबई के होटल में अपने सेमिनार सीरीज और लेक्चर के लिए हर साल उस होटल में एक बड़ा सा हॉल कम से कम 20 दिन के लिए बुक करते थे। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने उस होटल में हॉल बुक किया। उनके सेमिनार के चालू होने से 4 दिन पहले उन्हें अचानक से यह इन्फॉर्म किया जाता है कि जो रेट वह उस साल उस हॉल का दे रहे थे उससे 3 गुना अधिक इस बार देना होगा। यह न्यूज उनको तब मिल रही थी जबकि उनकी सारी टिकट प्रिंट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी और सारे शेड्यूल फिक्स हो चुके थे। यह जाहिर था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बढ़ा हुआ रेट नहीं पे करना चाह रहे थे। पर उन्हें यह भी पता था कि उनके चाहने या ना चाहने की बात होटल मैनेजमेंट से करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट केवल अपने ही फ़ायदे की बात सुनेगा। तो 2 दिन बाद वह होटल मैनेजर से मिलने गए। उन्होंने मैनेजर से कहा, मैं शॉक्ड हुआ जब आपका लेटर मुझे मिला, लेकिन मैं यहाँ आपको ब्लेम करने नहीं आया हूँ। यदि मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। एज अ मैनेजर आप इस होटल को जहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो प्रॉफिट में लाना चाहोगे, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो शायद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब चलिए इस बढ़े हुए रेट से आपको होने वाले फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं। उन्होंने एक पेपर लिया और उसके सेंटर में एक लाइन खींची जिसके एक तरफ एडवांटेज और दूसरी तरफ डिसएडवांटेज लिखा। उन्होंने एडवांटेज साइड में लिखा कि आपका यह हॉल फ्री हो जाएगा यदि मैं यहाँ सेमिनार नहीं रखता हूँ, जिससे आप इसे किसी दूसरे प्रोग्राम या कन्वेंशन के लिए रेंट पर दे सकते हैं, और जो शायद मुझसे ज़्यादा आपको रेंट पे करते हैं और जो आपको 20 दिनों के सेमिनार में मैं ना दे पाऊँ। यह बेशक आपके लिए घाटे का सौदा है। चलिए अब इसका डिसएडवांटेज साइड देखते हैं। पहला, आप अपनी इनकम बढ़ाने की बजाय उसे कम या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो रेंट आपने बढ़ाया है उसे मैं नहीं दे पाऊंगा, उसे मैं नहीं पे कर सकता। मुझे मजबूरी में ये सेमिनार सीरीज़ कहीं और शिफ्ट करनी होगी। दूसरा, जो सेमिनार सीरीज़ यहाँ करता हूँ उसके कारण कई फील्ड के एक्सपर्ट यहाँ इकट्ठे होते हैं जो कि वेल एजुकेटेड कल्चर्ड लोग होते हैं। यदि आप एडवर्टाइजिंग में 50,000 से 1 लाख तक भी स्पेंड करेंगे तो भी आप इतने लोगों को एक साथ अपने होटल पर नहीं ला पाएंगे जितने मेरी सेमिनार सीरीज के दौरान यहाँ आते हैं। तीसरा, कई ऐसे लोग हैं जो सेमिनार सीरीज खत्म होने के बाद यदि वेकेशन या हॉलीडे पर आते हैं तो इस होटल को स्टेइंग के लिए पहले प्रेफरेंस देंगे। अब तक विवेक बिंद्रा बेनिफिट और लॉस बता चुके थे जो कि रेट बढ़ने से होटल वालों को होने वाले थे। इस पेपर को मैनेजर को सौंपते हुए विवेक बिंद्रा ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक लॉस और बेनिफिट को कंसीडर करेंगे जो आपको होने वाले हैं। अगले दिन विवेक बिंद्रा को एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि जो रेंट 300% बढ़ा दिया गया था उसे घटाकर 50% कर दिया है। इस स्टोरी से राइटर हमें यह बताना चाह रहे हैं कि यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो केवल अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं तो लोग आपको सुनकर अनसुना कर देंगे या सुनना नहीं चाहेंगे, और यदि आप लोगों से उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वह हमेशा एक्साइटेड होकर आपको सुनना पसंद करेंगे। स्टोरी नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। बेवजह कभी भी किसी की निंदा और शिकायत ना करें। एक बार एक टीचर एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने मुकेश नाम के एक लड़के को खड़ा किया और उसे पेन का कैप ढूंढने के लिए कहा जो अभी कुछ दिन पहले गिरा था। वह लड़का पहले तो चौंका, उसके बाद वह कैप ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उसने वह कैप ढूंढ लिया। ऐसा देख के पूरी क्लास शॉक्ड हो गई, क्योंकि सभी बच्चों को यह लग रहा था कि मुकेश देख नहीं सकता तो वह कुछ ढूंढ भी नहीं सकता, लेकिन उसने सबको गलत साबित किया। टीचर को कमजोर आंखों पर नहीं बल्कि उसके शक्तिशाली पावरफुल सुनने की क्षमता और कानों पर विश्वास था। बाद में वही लड़का 70 के दशक का जाना माना पॉप सिंगर राइटर बना। इसीलिए लेखक यह बताना चाहते हैं कि किसी की भी दिल से की गई तारीफ या उनके पॉजिटिव बिहेवियर को लोगों के सामने बताने में नहीं हिचकिचाना चाहिए और डिमोटिवेट करने या नेगेटिव बिहेवियर बताने से बचना चाहिए।
स्टोरी नंबर 3, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कभी भी किसी की शिकायत और आलोचना ना करें। हर पिता यह याद रखे, फादर फॉरगेट, जो कि एडिटोरियल के रूप में एक पीपल्स होम जर्नल में एक डब्ल्यू लिविंगस्टन द्वारा प्रकाशित की गई। सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे माथे पर पसीने से भीगे हुए घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं आज तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेले। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था, मुझे बहुत पछतावा हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वह यह है, बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम्हें स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा, क्योंकि तुमने टॉवल के बजाय पर्दे से चेहरा साफ किया। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पे भी मैंने तुम्हें बहुत डांटा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीजें फेंक रखी थी, इस पर भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी तुम्हारी गलतियां निकाल रहा था। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम मुंह से आवाजें निकाल रहे थे। मेज पर तुमने कोहनियां टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी लगा लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर गुड बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने आंखें तानकर तुम्हें टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजे में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकते हैं। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए हिरण के बच्चे की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी तुम्हें कितनी चोट पहुंची है, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें डांटा। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही रुक गए। तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस भागकर आए, मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट फादर कहकर चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतने डांटने फटकारने के बाद भी नहीं मुरझाया। और तुम सीढ़ियों पर खटखट करके फिर अपने रूम में चले गए। इस इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद मुझे निराशा और गिल्टी फील हुआ। मेरे हाथों से अखबार छूट गया। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? गलतियां ढूंढने की, डांटने की आदत सी पड़ती जा रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू में तोड़ रहा था। तुम इतने अच्छे और सच्चे हो, तुम्हारा नन्हा सा दिल बहुत बड़ा है। मेरे दिन भर डांटने फटकारने के बाद भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हें सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कुछ कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बन के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मजेदार बातें सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो उसके पहले अपनी जीभ से अपने दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार यही दोहराऊंगा कि वह तो अभी एक छोटा सा बच्चा है। आई थॉट कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, पर आज जब मैं तुम्हें सहमे हुए सिकुड़कर बेड पे सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। बेटे, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठा था। इस स्टोरी से ऑथर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की क्रिटिसाइज करने की एक हैबिट होती है जो कि इतनी बार रिपीट की जा चुकी होती है कि वह नेचुरल हैबिट बन जाती है। और जब क्रिटिसाइज करना नेचुरल हैबिट बन जाती है तब क्रिटिसाइज करने वाले इंसान को यह भी पता नहीं होता कि वह किसी को अनजाने में क्रिटिसाइज कर रहा होता है। इसलिए ऑथर किसी को क्रिटिसाइज करने की वजह उसके एक अच्छे काम को कई बार अप्रिशिएट करने की बात कह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।